आज मोदी जी जो करने जा रहे हैं उससे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मुझे धक-धक हो रहा है। चन्नी की सरकार में जब वो ब्रिज के ऊपर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी और एसपीजीज़ पूरे उनको घेर के खड़े हुए थे, तो ये घबराहट हो रही थी कि बॉर्डर के पास से कुछ ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे हमें एक अपना सबसे होनहार प्राइम मिनिस्टर खोना पड़े। और मैं अभी जब ये बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो जा रहे हैं कल गुरदासपुर, पंजाब। हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी कई मुद्दे हैं जो इस वक़्त भारत में ज्वलन तरीके से चल रहे हैं टीवी डिबेट्स और मेन स्ट्रीम मीडिया में, पर ऑल्टरनेट मीडिया का हमेशा एक अलग रुख रहता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीजीपी की तरफ से शहज़ाद पूनावाला जी। शहज़ाद जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। सत जो श्री बोले अकाल। सोनिया सत श्री अकाल। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल। जी। देखिए, जो आपने बात की, तो एक तरफ तो आज एक्चुअली आपको 5 मोड दिख रहे हैं देश में, 5 मोड। पहला है एरोगेंट मोड। खड़गे जी ने किसान आया तो किसान को डांट दिया कि तुम पीआर करने आ गए क्या मेरे सामने। दूसरा है तारिक अनवर का, आपने देखा होगा वीडियो कि वो फ्लड ग्रसित इलाकों में गए तो तारिक अनवर कांग्रेस के सांसद किसी के कंधे पर बैठ गए। तीसरा है अपने राहुल वेकेशन मोड। वो तो परमानेंट वेकेशन मोड में, वो भारत आते हैं तो वो वेकेशन होता है, एक्चुअली वो परमानेंटली विदेश ही रहते हैं। फिर चौथा होता है आम आदमी पार्टी का हाइडिंग मोड, क्योंकि भगवंत मान जी मान में डिजास्टर के बाद गायब हो चुके हैं और उनके सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। और पांचवा है जो आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्क मोड में है, एक्शन मोड में है। हाँ, ये बात सही है कि जब वो पिछली बार वो पंजाब में चन्नी जी की सरकार थी तो किस प्रकार से उनकी जान पर एक खतरा भी आई थी, इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। पर देखिए, ये प्राथमिकता दर्शाता है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है पंजाब और जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं नॉर्थ इंडिया के, उनकी चिंता। तो एनडीआरएफ से लेकर जो फंड देना है, चाहे वो जो काम करना है, सेंट्रल एजेंसीज को लगाना है, आर्म फोर्सेस के इक्विपमेंट को लगाना है, सारी चीजें मोदी जी ने की। और अब खुद वो गुरदासपुर में है, खुद वो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। पर दूसरी ओर आप देखिए, राहुल गांधी जो हिमाचल में सरकार चलाते हैं और राहुल गांधी जो मुख्य विपक्षी दल है पंजाब में, ही इज नोवेयर बॉदर्ड। और वो बताया जाता है, फोटो आ गई मलेशिया की। अब मलेशिया में आप देख सकते हैं कि वहां पे वहां के लोगों की चिंता उनको, शायद वहां के अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उनको पंजाब के लोगों की चिंता नहीं है। तो देखिए, प्राथमिकता अपनी अपनी, मोदी जी अपने लोगों के बीच में, राहुल जी अपने लोगों के बीच में। जी, पंजाब जा रहे हैं। आपने भगवंत मान का तो ज़िक्र किया, केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल मैंने सुना है कि यूएस से कह रहे हैं कि आप 75% भारत से कह रहे हैं कि आप 75% टैरिफ लगाओ यूएस गुड्स पे, अगर यूएस ने आपके ऊपर इतना टैरिफ लगाया तो। वो देखिए, किधर है? केजरीवाल जी जो है, मतलब उनको मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ। केजरीवाल जी को शायद पता होना चाहिए कि जो टैरिफ लगता है जो दूसरे कंट्री के इंपोर्टेड गुड्स पे, वो भारत के लोग भरते हैं। ये अमेरिका नहीं भरेगा 75% टैरिफ पर। वो शमा मोहम्मद और वो एक ही कैटेगरी के हैं शायद। शमा मोहम्मद को लगा कि जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया तो वो टैरिफ हमें भरना पड़ेगा। और केजरीवाल जी को शायद लग रहा है कि उन पर 75% टैरिफ लगाएंगे तो वो अमेरिकन को भरना पड़ेगा। ये तो उनकी मूर्खता की स्थिति है। और बहरहाल ये 50% टैरिफ जो लगा है भारत पे, ये तो 100% प्रूफ है ना कि भाई हमने समझौता नहीं किया, हमने सिंदूर नहीं रोका। भाई जो हमें तेल खरीदने से नहीं रोक पा रहा है, वो सिंदूर क्या ऑपरेशन रोक पाते। और अगर हम लोगों ने रोक लिया होता सिंदूर उसी समय पर, तो ट्रेड डील मिल जाता, रशियन तेल नहीं खरीदते, नोबेल पीस प्राइज में हम भी उनका नाम प्रस्तावित कर देते। एनीवे, विषय वो नहीं है। केजरीवाल कहाँ है मैडम? केजरीवाल कभी भी जनता की समस्याओं के साथ खड़े नजर आते हैं क्या? भाई वो केजरीवाल जेल से सरकार चला रहा था 150 दिन, जब दिल्ली में सरकार थी। एंड यू रिमेम्बर 80 लोगों ने अपनी जिंदगी खोई थी, फ्लड्स आए थे दिल्ली में तब, जब इनके पास दिल्ली में सरकार थी, एमसीडी था, सब कुछ इनके पास था। 80 लोगों की जान गई थी, तब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने रहे इस जेल से। और अभी भी आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय, लग्जरी कार्स, पंजाब के खाते से, पंजाब के पुलिस, पंजाब के जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर ऐशो आराम से, कभी वो विपासना करने जाते हैं, कभी वो घूमते फिरते हैं। और जब जनता पे विपत्ति आई, जनता पे एक प्रकार की त्रासदी आई, तो केजरीवाल और उनके जो भी टीम के लोग हैं जो दिल्ली से वहां पर कमीशन में अपॉइंटेड है, वो सब भाग गए, सब हाइडिंग मोड में। भागने को तो भगवंत मान जी भी तभी बीमार होते हैं, पंजाब के लोगों को उनकी ज़रूरत होती है। अब वो हॉस्पिटल में मैंने सुना है।
ये देखिए, अच्छा बहाना है। मैं तो उनकी हेल्थ के लिए दुआ करता हूँ कि वो ठीक हो जाए। पर मुझे पता नहीं, आप चेक करके बताना कि कोई मोहल्ला क्लिनिक में तो भर्ती नहीं हुए, शायद कोई बड़े अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो ये हेल्थ मॉडल के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े करता है पंजाब के। ये नाम नहीं रिलीज़ किया गया है, पर ये नहीं, मुझे लगता है फोर्टिस है, फोर्टिस हॉस्पिटल है। जी। पंजाब मोदी जी जा रहे हैं, आपको लगता है कोई वहाँ पे किसी तरीके की अनाउंसमेंट कर कर आएँगे विद रिस्पेक्ट टू सम पैकेज एंड ऑल, क्योंकि ये पैसे माँग रहे हैं लगातार? देखिए, ऐसा है, पैसों का विषय नहीं है। पैसा, पहले तो आपको बता दूं कि 15 से 20 हजार करोड़ रुपए एडवांस में कई सारे स्टेट्स, इंक्लूडिंग मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उनको दिए गए हैं फ्लड से डील करने के लिए केंद्र की तरफ से। जो एसडीआरएफ लगती है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उसका भी 90% पैसा केंद्र ही देता है। एनडीआरएफ तो खैर केंद्र से ही है। और आर्म फोर्सेस के भी जो इक्विपमेंट लगते हैं या जो रिसोर्सेज लगते हैं, चिनूक से लेकर बाकी सारे C-130 जो भी प्लेन्स वगैरह, वो सब केंद्र ही भुगतान करता है। उसके अलावा भी आपको शायद पता होना चाहिए कि अभी हिमाचल को 2,000 करोड़ रुपए दिए थे फ्लड के लिए, मुझे लगता है जून में। और जहां तक सवाल है पंजाब का या जो भी बाकी स्टेट्स है, उसका एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि एक टीम्स जाती है, असेसमेंट करती है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट लिखित में देती है, उसके हिसाब से पैकेजेस घोषित होते हैं। ऐसे नहीं होते कि भाई प्रधानमंत्री चले गए फिर उनको लगा मन में। तो वो एक प्रोसेस के हिसाब से वो जरूर वो घोषणा होगी। पर सवाल ये बनता है कि भाई पंजाब को तो जो यूपीए ने 10 साल में दिए 1.5 लाख करोड़, उससे डबल पैसा इस बार एनडीए ने दिया है। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर है, ऑलमोस्ट 2.8 लाख करोड़। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल ये है कि ये मान मेड डिजास्टर क्यों बोल रहा हूँ। तीन चीजें हुई। एक तो इलीगल ट्री फेलिंग और इलीगल माइनिंग जो भरपूर हुआ है मान सरकार में, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बार बार टिप्पणी की। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बिकॉज देयर वाज सच अ डिफॉरेस्टेशन, तो पानी बहुत इजीली रन ऑफ होता है और सीप नहीं होता है, ग्राउंड वाटर में नहीं जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो ये अपना सिल्ट होता है, वो सिल्ट को भी क्लीन नहीं किया गया है जो रेजर्वायर्स और बाकी जगह से, तो इसीलिए वो सिल्ट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया। और जो मैनेजमेंट करना होता है डैम्स का, रेजर्वायर में पानी का, इन लोगों ने इस बार हरियाणा के शहर का पानी कम दिया था, ये अपनी राजनीति के चक्कर में। और अभी वही चीज जो है, एक प्रकार से अगर वो पानी हरियाणा में छोड़ दिया होता, हरियाणा को दे दिया होता, तो वो रेजर्वायर का जो डेप्थ है, वो मतलब रेजर्वायर की कैपेसिटी थोड़ी और होती पानी को अक्यूमुलेट करने की, और वो नहीं हुआ। तो इसकी वजह से पंजाब के लोग भुगत रहे हैं इनकी पेटी पॉलिटिक्स और मिसमैनेजमेंट की वजह से। ट्रू। एंड सेम थिंग हैज़ हैपेंड इवन इन हिमाचल। हिमाचल से जितने भी जो पानी निकल कर आ रहा है, अब देखिए वहाँ पे पेड़ नहीं है। इतना मैसिव लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है हिमाचल में बिकॉज़ उनको लगा पैसे कमा लेते हैं। सो दे हैव ये बीन हिमाचल पे भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक आध महीने पहले कि हिमाचल विल नॉट एग्जिस्ट इन द मैप इफ नथिंग इज डन अबाउट द इकोलॉजिकल डैमेज। वायनाड में भी यही हुआ था, वायनाड के विषय में भी जिस प्रकार से। और वायनाड में तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ही स्टेट गवर्नमेंट और एमपी के रूप में रही है। और वहां पर भी बहुत बड़े पैमाने में इकोलॉजी के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, इसकी वजह से ये सारी त्रासदियां जो है वो हो रही है। आप देखिए ना, आपने कितनी अच्छी बात की। वैसे तो ये बड़ी बातें करते हैं हिमाचल में जहाँ-जहाँ आज देखिए सोनिया गांधी जी का दिल बहुत भर आया। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के प्रोजेक्ट पे आज वो कमेंट कर रही थी। आपने आई एम श्योर देखा ही होगा, वो जो हम्म। उन्होंने आर्टिकल लिखा है। नहीं, जहाँ इनकी केवल इस पे देश के विरोधी अपसेट है इस प्रोजेक्ट से। बाकी तो जो देश के साथ है, सेना है या एनजीटी है या भारत सरकार है, वो तो इस प्रोजेक्ट के लिए है। तो प्रोपेगेंडा करना और कोई भी विकास के काम को रोकना या जो भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का होता है उस काम को रोकना, ये तो कांग्रेस की महारत बन ही चुकी है। जी, बिल्कुल सही। कमिंग टू अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जो आज होने वाला है एंड दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। चल रहा है, अभी चल रहा है चल ऐसा रहा नहीं। है। हाँ। जी। अब इस पे 2 बड़े दिग्गज उतरे हुए हैं। एक तो है जिन्होंने नक्सलिज़्म के लिए बड़ी अपनी तरफ से बैटिंग की जितनी कर सकते थे। आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये कंपटीशन जो है वो है राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद। ये कंपटीशन है मेरिट बनाम मौका परस्ती।
एक है राधा कृष्णन जी, जो कि स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने पूरी देश और भारतवर्ष के लिए जिस निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ हर रोल में सेवाएं दी है, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे वो फिर कॉयर बोर्ड के वो चेयरमैन थे, तो कॉयर बोर्ड का बहुत बड़ा उद्योग है वो, उसको उन्होंने हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स किया एमएसएमईज का। फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नर के रूप में जिस प्रकार से योगदान दिया, संविधान बचाने का काम किया। और दूसरी ओर वो व्यक्ति है मिस्टर रेड्डी जी, जो कि ऐसा उनका लीगल चरित्र भी या लीगल हिस्ट्री भी रहा है। उन्होंने एक तो जो सलवा जुडुम वाला केस है, उसमें सलवा जुडुम जो नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ रही थी, उसको ही उन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। तो नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ाई कितनी वीकन हुई उससे, वो हमारे सामने है। भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस रीओपन करने से मना किया। उस समय पे आपको याद होगा कि वॉरेन एंडरसन को कांग्रेस ने भगाया, और फिर ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस जिसमें हजारों हजारों लोग प्रभावित हुए, इतना त्रासदी हुई, उस केस को रीओपन भी नहीं करने दिया। तो वो विक्टिम्स के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई। ये वही व्यक्ति है जिसको कांग्रेस ने एक बार यस मैन कहा था 2013 में, जब ये गोवा के लोकपाल बने थे। अब यस मैन से यस कैसे बोल दिया इन लोगों ने, ये वो तो वही जाने। पर एक चीज स्पष्ट है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखे ना, जब कोई रंजन गोगोई सांसद बने तो वो चिल्लाती है, और इन व्यक्ति को इन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बना दिया, तो ये संविधान की रक्षा कर रहे लालू जी के साथ मिलकर। लालू जी का ना कोई वोट है ना कुछ है, पर लालू जी के साथ मिलके ये वोट बटोर रहे हैं। जो वो व्यक्ति है जो आम्बेडकर जी को पैरों तले रखते हैं, ये वो व्यक्ति है जो खुद वोट नहीं कर सकते। तो ये संविधान का एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है। और ये संविधान नक्सल के विषय से एक लास्ट वाक्य, संविधान बचाओ वाला ये विषय लेकर आ रहे, अशोक स्तंभ का इतना बड़ा अपमान हुआ, अशोक हमारे नेशनल एम्बलम का, उस पर क्या रेड्डी जी ने एक शब्द बोला है? उस पर क्या इंडिया अलायंस ने एक शब्द बोला है? अरे भाई, ये तो चिन्ह जो है, ये तो राष्ट्र का चिन्ह है ना, ये सांप्रदायिक तो नहीं है, ये तो देश का चिन्ह है ना। इसको भी धर्म में बांट लिया। बस ये है इनका असलियत। और जो आप वो तस्वीर एक बार दिखाना फिर से, ये चिन्ह को तो डेसिक्रेट कर दिया, अशोक चिन्ह को जो आपने रेड सर्कल में डाला है। इसके बगल में भी तो एक चिन्ह दिख रहा है, देखिए बोर्ड के ऊपर दिख रहा है आपको चिन्ह। वो जी। वाले चिन्ह को क्यों? इस्लाम में तो कोई भी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन या कोई भी सिंबल या कोई भी आइडल मना है, ठीक है। अगर इस्लाम की दृष्टि से है तो वो सिंबल क्यों है? और देखो बाहर से ऐसा लग रहा है कि ये तो बाहर वाली साइड है, ये तो मस्जिद की सैंक्टम सैंक्टोरम नहीं है। अच्छा, गजब की बात देखे ना गायत्री जी, ये जो श्राइन है, ये हजरत बल श्राइन, ये केंद्र के प्रसाद स्कीम के पैसे से बना, 40 करोड़ रुपए से। पैसा मान्य है, एम्बलम मान्य नहीं है। आज एम्बलम को रोकेंगे, फिर कल तिरंगे को रोकेंगे, फिर संविधान को रोकेंगे, फिर भारत माता की जय को रोकेंगे, फिर वंदे मातरम को रोकेंगे। इनको किसने अधिकार दिया इन लोगों को कि वो नेशनल एम्बलम को तोड़े? कहां से अधिकार मिला? और तारिक अनवर से लेकर कांग्रेस पार्टी और उमर अब्दुल्ला ने इसको जस्टिफाई किया है, ये कहते हुए कि नहीं ये तो धार्मिक मामला है। अच्छा, धार्मिक मामला है, अधिकार मिलता है क्या तोड़ने का? और लास्ट बात मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बार फिर से उस तस्वीर पे जाइए, एक बार तस्वीर पे जाइए। अगर अशोक स्तंभ की गलती ये है कि उसमें, जैसे सम्राट अशोक के समय से भारत की 5,000 वर्ष की एक संस्कृति को दर्शाता है, तो इसमें अगर नॉन इस्लामिक सिंबलिज्म है तो इसलिए ये वर्जित है। तो भाई ज्ञानवापी मॉस्क में तो कमल, त्रिशूल, स्वस्तिक सब बना हुआ है, तो छोड़ दो ज्ञानवापी। भाई इसको देखने से धार्मिक भावना आहत हो रही है, और इस्लामिक स्ट्रक्चर पे ये नहीं हो सकता हमारा अशोक स्तंभ जो नेशनल एम्बलम है। तो फिर इस्लामिक स्ट्रक्चर पर कमल कैसे हो सकता है? इस्लामिक स्ट्रक्चर पर त्रिशूल कैसे हो सकता है? इस्लामिक स्ट्रक्चर पर स्वास्तिक कैसे हो सकता है? मतलब ज्ञानवापी इज नॉट इस्लामिक स्ट्रक्चर। क्यों? करेक्ट है कि रॉन्ग है? बिल्कुल करेक्ट है, फिर इनको वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ना जो हरे-हरे नोट होते हैं, उसपे भी तो बहुत कुछ बना हुआ है। उसपे भी अशोक तो स्तंभ बना हुआ है, बाकी की चीज़ें बनी हुई हैं। ये तो इनकी डबल स्टैंडर्ड। हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स की कोई सीमा नहीं है। वो तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 40 करोड़ रुपए कैसे ले लिए फिर आपने? जैसे राम मंदिर, राम मंदिर तो बना तो हिंदुओं के डोनेशन से बना, राम मंदिर ट्रस्ट बना, राम मंदिर ट्रस्ट में लोगों का पैसा आया।
सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया उसके लिए। यहाँ पे आप सरकार का पैसा क्यों लेते हो? अच्छा, गजब की हिपोक्रेसी है। ये वही हजरत बल श्राइन है जहां पर आतंकियों ने एक बार हमला किया था और पूरा नैरेटिव उस समय ये था कि दिस इज अगेंस्ट इस्लाम, दिस प्लेस वाज कैटेगराइज्ड, क्योंकि जो एक प्योरिटन्स होते हैं इस्लाम में, वो दरगाह वगैरह नहीं मानते। वो तो सिर्फ मतलब वो फॉर्मुलस होता है ना, अल्लाह जो गॉड है वो फॉर्मुलस होता है। तो दरगाह की मान्यता जो है वो तो सूफीज की है। इट्स नॉट इन दी वेरी कंजर्वेटिव सेक्टर ऑफ इस्लाम में नहीं मानते। तो अटैक हुआ था इस पे बाय दी इस्लामिस्ट, और आज 30 वही ईयर इस्लामिस्ट इस श्राइन को लेकर बात रख रहे हैं। मतलब कि डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। ये आपने तस्वीर दिखाई है। 30 साल पहले इसी श्राइन को इसी हजरत बल को हॉस्टेज बना लिया गया था। वो और हलाल था। हुआ था। एक चीज और है क्योंकि ये मुद्दा अभी बहुत हॉट चल रहा है यहाँ, ये पर्टिकुलर हजरत बल जो है इसकी वजह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत फ्यूल हुए हैं पीछे में, एंड टेररिस्ट ने इसका बकायदा इस्तेमाल किया है इस मुद्दे को उठाकर। जी। ये विषय ही उसका है। ये प्लाक का विषय, ये एम्बलम का विषय नहीं है, ये सेपरेटिस्ट सोच का विषय। आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा ये इस्लामिक श्राइन है, यहाँ पे नेशनल एम्बलम नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो 370 हटने पर ये लोग तो विरोध कर रहे थे, और 370 हटने से क्या हुआ? एक तिरंगा लागू हुआ ना, लाल किले से लाल चौक, वो तो उसका भी विरोध कर रहे थे। लाल चौक में तिरंगे का भी विरोध कर रहे थे। आईसिस के झंडे ठीक थे इनके लिए। ये वही व्यक्ति है जो एक संविधान का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे हमारा शरिया वाला संविधान ठीक है हमारे लिए। ये आरक्षण का विरोध कर रहे थे, वाल्मीकि समाज को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये विरोध कर रहे थे महिलाओं के अधिकार का 35 के तहत। तो ये बात एम्बलम पे नहीं रुकती, ये एम्बलमेटिक है, माइंडसेट का एम्बलमेटिक है कि ये इनकी माइंडसेट जो है शरिया अबव संविधान, सेपरेटिज्म अबव संविधान, ये असलियत में इसका निचोड़ है। ट्रू, ट्रू। और अच्छा, संविधान। दूसरी बात आप देखिए, जी। यहाँ पे नेशनल एम्बलम वर्जित हो गया। मंडिया में किसी मस्जिद के पास गणेश विसर्जन की यात्रा वर्जित हो गई। ये नोगो जोन बनाकर रखा है क्या देश को? यहाँ पे ये नहीं जा सकता, वहां पे ये नहीं आ सकता, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, कहीं तिरंगा यात्रा नहीं निकल सकती, कहीं और यात्रा नहीं निकल सकती। तो ये जो पॉकेट्स ऑफ सेपरेटिज्म है, मैं हमेशा कहता हूं कि 370 तो हट गया, पर ये जो वोट बैंक वाले हैं इन्होंने अपने अपने हिसाब से 370 कई जगहों पर लागू कर रखा है। भाई मुर्शिदाबाद में आप वक्फ के ऊपर या वक्फ के कानून के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। कहीं पर आप हिंदू है तो यात्रा नहीं निकाल सकते। ये इस प्रकार की सेपरेटिज्म वाली मानसिकता बन चुकी है कि हमारा एक नो गो जोन होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। राइट। कोई लिमिट नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसी हिपोक्रेसी में, एक और एग्जांपल और है कि बिहार और बीडी वाला जो कमेंट आया एंड ओ, उसके बाद जो बवाल टूटा, ये क्या था? ये मुद्दा क्या था? देखिए ऐसा है कि गालियों की दुकान, नफरत का सामान, यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। पहले दरभंगा के स्टेज से माता जी को गाली दी मोदी जी की, उसके ऊपर माफी मांगने के बदले इन्होंने एक झूठा नैरेटिव चलाया कि वो मोहम्मद रिजवी जो पकड़ा गया था वो भाजपा का कार्यकर्ता था। फिर पता चला कि वो मोहम्मद रिजवी जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे वो नेक मोहम्मद रिजवी था, जो बीजेपी का मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता। उसने फिर जाके एफआईआर की। अगले दिन दरभंगा की रैली के बाद आपको याद होगा कि अजय राय जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है वाराणसी से, उन्होंने आरएसएस को आर वाली गाली दी। मैं दोहराना नहीं चाहता, बहुत गंदी गाली दी। फिर उसके बाद उस पर भी कोई खंडन नहीं हुआ, कोई कॉन्डमनेशन नहीं हुआ। उसके बाद तीसरे दिन पे आपने जो ट्वीट दिखा है केरला कांग्रेस का, एक बार जाना उस पर ट्वीट पे, तो केरला कांग्रेस का ट्वीट आया गया कि बी फॉर बीडी एंड बी फॉर बिहार, ये बी से स्टार्ट होता है। वैसे कांग्रेस सी से स्टार्ट होती है, और कांग्रेस सी के साथ क्या क्या चीजें स्टार्ट होती है, मैं चमन वगैरह भी स्टार्ट होता है, करप्शन भी स्टार्ट होता है, कन्विक्शन भी स्टार्ट होता है। आप क्या समझे इतना मुस्कुरा रही हैं? हमारी इमेजिनेशन बहुत वाइड तक जा रही थी। जी। नहीं, कमेंट बॉक्स सी से कमेंट कर दीजिए। जी। सी से क्या क्या स्टार्ट होता है वो सी से लोग कमेंट करें। पर सी से कांग्रेस ने कहा कि बी से बिहार और बी से बीडी। वैसे बी से बलिदान भी है,
बी से जो है वो बुद्ध भी है। ये बिहार बुद्ध की धरती है, बलिदान की धरती है, ये जेपी की धरती है, ये सीता मैया की धरती है। तो किस प्रकार से बिहार और बीडी की तुलना की गई। और बाकी मैं आपको मजेदार बात बताऊं, जो बीड़ी के पत्ते हैं जिसको, वो ज्यादातर बिहार में नहीं, वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में इससे आते हैं। और बीड़ी वर्कर्स जो है, जो बीड़ी बनाते हैं, जो इस इंडस्ट्री में शामिल है, बहुत गरीब लोग होते हैं। 70 लाख कुछ वर्कर्स है, उसमें से 26 लाख, 30 लाख ऑलमोस्ट बंगाल से है। तो बी से बंगाल भी बोला जा सकता था, बी से बंगाल नहीं बोला, बी से बिहार ही बोला। क्यों? क्योंकि एंटी बिहारी माइंडसेट जो है ना कांग्रेस का। और आप याद कीजिए, चन्नी जी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को भैया बोला तो प्रियंका जी ताली बजा रही थी। राहुल गांधी ने एक बार नॉर्थ इंडिया के खिलाफ कमेंट किया था, बोला साउथ इंडिया के लोगों को समझ में आता है। डीएमके के लोगों का तो बिहार के खिलाफ इतने स्टेटमेंट्स है, टॉयलेट क्लीनर है, फलाना है, मंद बुद्धि है, पानी पूरी सेलर है। फिर रेवांत रेड्डी का कमेंट है कि भाई बिहार के डीएनए से मेरा डीएनए बेटर है। तो एक बिहार विरोधी मानसिकता, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है ना, ये इस ट्वीट से झलकती है। ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, मानसिकता डिलीट कहां से होगी। और यही मानसिकता आप देखिए खड़गे जी ने दिखाई जब किसानों से वो संवाद कर रहे थे। यही मानसिकता तारिक अनवर ने दिखाई जब उसने बिहारी को कहा कि मुझे कंधे पे उठा ले ताकि मेरे मोजे जूते खराब ना हो, बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे थे। तो ये मानसिकता का जो विषय है वही झलक के आ रहा है, माँ की गाली से लेकर बिहार को गाली देने तक। ये एक अनब्रोकन पैटर्न है कांग्रेस के एंटाइटलमेंट का। ये बहुत कॉमन हो गया है कि मोदी जी की माँ को बार-बार टारगेट किया जाता है एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस तो भारत माता का भी सम्मान का करती है। कांग्रेस और लेफ्ट जो है, भारत माता की तस्वीर लगाई थी गवर्नर ने केरल में, तो उस तस्वीर का विरोध किया। कांग्रेस ने बार बार बोला है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम सोनिया माता की जय बोलेंगे। कम्युनिस्ट तो खैर विरोध करते ही है। तो जो भारत माता का विरोध करता है वो भारत की हर माता का भी विरोध करता है। और किस समय पर? अभी थोड़े दिनों में छठी मैया की पूजा होगी, थोड़े दिनों में नवरात्र शुरू होंगे, दुर्गा माँ की पूजा होगी। तो और जो भूमि है बिहार, वो तो सीता मैया की भूमि है। वहां पे तो हर नदी को हम मैया बोलते हैं, गंगा मैया। तो मैया की भूमि में माँ का अपमान और फिर जस्टिफाई करना। और आज मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। सुशांत सिन्हा की एक वीडियो आई है। सुशांत सिन्हा वाला पॉडकास्ट देखा आपने? उसमें सुशांत सिन्हा को जो एक व्यक्ति है विश्वजीत राणे, वो कांग्रेस में थे पहले, उनके फादर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, 7 बार के सीएम रहे गोवा के। उन्होंने बताया कि एक दिन जब वो सोनिया जी के साथ बैठे थे कमरे में, तो राहुल गांधी कमरे में घुसे। उन्होंने सोनिया गांधी को बहुत जोर से गुस्सा करके डांटा, अपमानित किया, वो भी प्रताप सिंह राणे के सामने। तो जो अपनी माँ का सम्मान ना करता हो, वो दूसरों की माँ का क्या सम्मान करेगा? आपने वो वीडियो देखा है? नहीं, आई हैव मिस्ड आउट। मैंने वो देखा तो नहीं, पर अब देख। मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, एक बार सुन लीजिए। एक आपको कभी बैठा के वो समझाते नहीं कि नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी चीज समझा कभी कोशिश की। लेकिन एक बार जब वो मैडम के साथ उनके घर में थे, उन्होंने देखा कि अब मैडम के ऊपर कैसे चिल्लाते थे। मैडम सोनिया गांधी? हाँ, सोनिया गांधी पे राहुल गांधी चिल्लाते थे। और मेरे पिताजी उसका विटनेस थे। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। और ये ऐसी चीज जब वो खुद के माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो भारत माँ को क्या रिस्पेक्ट करेंगे? ये इंसान खुद के माँ के प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाते थे, पब्लिक में दिखाने की एक बात होती है। और भारत माँ को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मानते हैं और भारत माँ की सेवा करने में आप चल पड़े हैं, ऐसे इंसान के प्रति मेरे मन में सिर्फ श्रद्धा है और अलग तरह की भावना है। और ये मेरे पिताजी खुद विटनेस थे। तो ये चीज दूसरों लोगों के पास नजर उनको तो अब देखिए, अब राहुल गांधी कॉन्ट्रडिक्ट करे अगर ये झूठ है तो। संस्कार तो घर से ही आते हैं। हम्म संस्कार घर से ही आते हैं।
जो घर में सीखता है बच्चा वही आगे करता है। उन्होंने घर में अपनी माँ की इज़्ज़त कभी सीखी नहीं, तो महिलाओं की इज़्ज़त करना या दूसरों की बहन-बेटियों की इज़्ज़त करना, दूसरों के परिवार की इज़्ज़त करना, वो क्या सीखेंगे? हाँ, देखिए वो तो भारत की संस्कृति तो माँ को सम्मान देने की है। राम हुँ। संस्कृति तो माँ को सम्मान देने वाली है। अब राम की ना हो, रोम-वोम की हो तो हम नहीं जानते, वो उस संस्कृति से तो हम जुड़े हुए नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको क्या लगता है बिहार बिहार किस तरफ जा रहा है? और फिर मैं आऊँगी वापस पंजाब पे, एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, के नहीं, साथ। बिहार में तो एनडीए की सरकार बन रही है, इसका तो प्रूफ राहुल गांधी ने दिया। आपने नहीं देखा? नहीं देखा? उन्होंने नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, मैं आपको 2 प्रूफ देता हूँ। जी, जी। तेजस्वी जी ने बोला राहुल जी आप बन जाओ, पीएम के लिए आपका चेहरा मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है, पर जिसके लिए मतलब चुनाव हो रहे हैं, उसमें राहुल जी को पूछा तेजस्वी जी का नाम एंडोर्स कीजिए, तो राहुल जी चुप हो गए। राहुल जी ने बोला ही नहीं कि भाई तेजस्वी का नाम होना चाहिए सीएम के लिए। तो इसका मतलब 3 पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये है कि वो खुद जानते हैं कि वो जीतने नहीं वाले चुनाव। दूसरा, तेजस्वी क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, 9th फेल है, 5th फेल है, क्या है पता नहीं, तो उनको लगता है कि हो सकता है उनकी क्षमता नहीं है सीएम वगैरह बनने की। और तीसरा, इनका जो गठबंधन है उसको बोलते हैं एम वाई फैक्टर। मुस्लिम तो इसमें मोहल्ले। एम वाई फैक्टर में, तो आपने उसका विश्लेषण किया, एम वाई फैक्टर में एम जो है वो महत्वपूर्ण है, वाई की क्या वैल्यू है। तो राहुल गांधी को केवल एम की चिंता है, उनको वाई वाई की चिंता नहीं है। वाई को तो उन्होंने ऐसे निकाल दिया। अब एम और वाई का आपने विश्लेषण किया, मेरे हिसाब से तो मी एंड यू है। तो राहुल गांधी को एम से मी की चिंता है, उनको यू तेजस्वी की चिंता नहीं। तो इससे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। अब चुनाव आयोग को गाली देने से कुछ थोड़ी होगा। एलिबाई बना रहे हैं, बस अपना एक्सक्यूज बना रहे हैं कि हारेंगे चुनाव तो किसी को तो दोष देंगे। पहले बेचारी वोटिंग मशीन को देते थे आप, इलेक्शन कमीशन को ही दे लेते तो अब थोड़ा बताइए, प्रोग्रेस। वोटिंग मशीन अगर हम मैनिपुलेट कर रहे होते तो वोटर लिस्ट को क्यों मैनिपुलेट करते? कोई मतलब नहीं बनता इसका। देखिए, आप लोग इलेक्शन जीतते रह जा रहे हो, तो उनको भी ब्लेम करने का थोड़ा लेवल ऊपर करना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ा-सा मैच करना पड़ता है। दैट इज़ द नहीं, पर पॉइंट। ये ब्लेम ब्लेम कम से कम इनके अलायंस पार्टनर झारखंड में मान ले, कम से कम इनके अलायंस पार्टनर जम्मू कश्मीर में मान ले। वहां पे तो वो बोलते कि नहीं 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 नहीं, ये तो ठीक हो रहा है सब कुछ। अच्छा, फिर कर्नाटका में जो हुआ, तो कर्नाटका में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में तो इनकी सरकार थी। कर्नाटका में तो बीएलओ इनके लगे हुए थे। राजन्ना जी ने तो वही कहा था ना, इनके मंत्री ने। इसलिए तो राहुल गांधी ने ट्राइबल मिनिस्टर को निकाल दिया जल्दी से, एकदम तुरंत, कि भाई मुझे एक्सपोज मत करो। और सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कोई बात ये रख नहीं पा रहा है। अच्छा, मजेदार बात तो ये है कि 65 लाख नाम काटने की बात ये इसी ने की। कांग्रेस ने तो 89 लाख नाम काटने की बात की है। उन्होंने जो लिस्ट दी, उन्होंने बोला 89 लाख नाम काटो। तो भाई आप करो तो चमत्कार, और इलेक्शन कमीशन प्रोसेस से करे तो गुनेगार। सही है। इलेक्शन चल रहा है, तो कांग्रेचुलेशंस ऑलरेडी वी नो कौन बनने वाले हैं, तो अभी से आप नहीं, लोगों को। देखिए, ये तो नंबर्स तो ऑब्वियसली सबको पता ही है कि क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं और हम लोगों की मेजोरिटी है, एनडीए की मेजोरिटी है। तो हम लोग को 420 से अधिक मिलेंगे। वो तो ऑब्वियसली फाइनल टैली आएगा। और इनके पास 300 भी नहीं है, पर इनके पास देखिए प्रॉब्लम ये है इनकी कि इनके इतने भी रहेंगे कि नहीं, ये अब शाम को ही पता चलेगा। पर बीआरएस या बीजेडी, ये जो दो पार्टीज एनडीए में नहीं है, वो भी एब्सटेन कर रहे हैं। और वाईएसआरसीपी जो एनडीए में नहीं था, वो हमारे समर्थन, हमारे कैंडिडेट के समर्थन में वोट कर रहा है। तो यूपीए के अलायंस को और सीटें चाहिए थी, तो कम से कम इन 3 पार्टीज को अपने पास करना चाहिए था। पर वो भी शायद दिखा रहे हैं कि उनको राहुल गांधी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वैसे राहुल गांधी खुद कहाँ है? मलेशिया। अभी मलेशिया से आके He's वोट just a करते year हैं। on the ground, yes। मतलब पंजाब में बाढ़ आई हुई है, बिहार में इलेक्शंस की तैयारी चल रही है। ये स्कूटी चला रहे हैं। आई मीन दिस इज द मोस्ट फनी थिंग वन कैन विटनेस। कोकोनट, मतलब अगर आपको नारियल पानी और कोकोनट ही का था, तो भारत में बहुत सारी वेन्यूज है, बहुत सारे एरियाज हैं। या फिर वहां पे कुछ एक ऐसी बातें चल रही हैं कि सोरोस भी पहुंचे हुए हैं, अलेक्जेंडर सोरोस, जॉर्ज वो सोरोस के तो बेटे। वो तो अब बस राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि किससे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। पर मुझे लगता है आग लगी है बस्ती में, अपना दोस्त मस्ती में। एग्जैक्टली exactly। और इसके साथ साथ मोदी जी जब जब पंजाब की तरफ जाते हैं, हम लोगों को घबराहट होती है। एंड आई होप गुरदासपुर में उनका जो ब्यौरा है बहुत अच्छे से, क्योंकि उनकी एक जो लाइन है वो व्यूअर्स को बहुत हिट कर गई थी। आप खुश इस बात से हो कि मैं गया था,
या आप खुश इस बात से हो कि मैं आया हूँ? अभी रिसेंटली हुँ, उन्होंने रिपब्लिक टीवी के डिबेट में कहा था, तो उसको लोग अलग-अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं। सो हुँ, पंजाब में भी इलेक्शन की तैयारियाँ बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। एक बार पहले बाढ़ वाला सीन जो अभी हो रहा है, जो आपदाई भी है, उससे लोगों को निजात मिल जाए। जी, हम कुछ देखिए जी, हम लोग तो बस केवल यही कहेंगे कि ये कठिन समय है, बहुत सारे हमारे प्रदेश प्रभावित है और ये कोई चुनाव का विषय तो नहीं है, ये एक मानव त्रासदी है सभी लोगों पे। तो जितना भी हो सके पंजाब के हमारे भाई-बहन जो है, हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, बहुत सारे अलग-अलग प्रदेश के लोग प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है मदद की कई स्टेट्स को, वैसे राजस्थान ने भी मदद की है। तो ये समय है कि हम एक एज़ ए नेशन, वो कहते हैं ना, इंडिया इज़ नॉट जस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज़ अ नेशन। तो नेशन तब होता है जब एक-दूसरे के लिए हम लोग खड़े हों, एक-दूसरे के प्रति जब एक कोई तकलीफ की बात हो तो हम लोग साथ आएँ। तो आज ये समय है कि पूरा भारतवर्ष पंजाब को, हिमाचल को, उत्तराखंड को, हमारे दिल्ली को, उत्तर प्रदेश के प्रभावित इलाकों को, जहाँ पे भी त्रासदी आई है, वहाँ पे सपोर्ट करें और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सबसे अपील करूँगा कि वो खुलकर सपोर्ट करें। जी। थैंक यू सो मच निज़ात जी। बट एक चीज़ और है जाते-जाते, देश हुँ, बहुत कठिन से गुज़र रहा है, हर तरीके के अटैक हो रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू कीप डूइंग इट द सेम वे। जी। देखिए जब तक माँ भारती का आशीर्वाद मोदी जी पर है, तब तक राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण के कार्य में कोई रोक नहीं सकता हमें। चाहे जितनी चुनौतियाँ हों, उसको हम पार करेंगे। जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल न्यूज़ मीडिया। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम।